नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी पेचीदा है क्योंकि ये ऐसी मिस्ट्री है जो साफ सुथरी सुलझी हुई है, लेकिन पूरी तरह से अनसुलझी है कोर्ट के अंदर। आप सबको मालूम है कि जो मरने वाली महिला है उसका कत्ल किसने किया है, लेकिन कोर्ट के सामने सबूत नहीं है जो साबित कर सकें कि कत्ल करने वाला शख्स वही है जिसके ऊपर पुलिस को शक है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 2016 से। मुंबई पुलिस की एक इंस्पेक्टर जिनका नाम अश्वनी बिद्रे, वो 11 अप्रैल 2016 को अपने घर से बाहर निकलती हैं और जो सोसाइटी का वॉचमैन होता है उसको ये बोलती हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रही हूँ अपने होम टाउन। उनका होम टाउन कोल्हापुर में था। और ये भी बोलती हैं उनसे उससे वॉचमैन से कि अब जो दूध देने वाला आएगा उसको मना कर देना कि करीबन 10-12 दिन तक दूध ना दे, और जब मैं लौट के आऊँगी तब मैं दूध लेना शुरू करूँगी। ये बोल के अश्वनी बिद्रे अपने जो घर था वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिलती। ये ज़रूर मिलता है जो जिस डीसीपी या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो काम कर रही थी, जो वहाँ के आला अधिकारी थे, तो जो डीसीपी थे उनके पास एक मैसेज आता है 12 अप्रैल को, और उसमें वो मैसेज जो अश्वनी के फ़ोन से आता है और उसमें अश्वनी कहती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जो है जा रही हूँ और मैं विप, विप, विपाशना विपाशना जो होता है उसमें उसके कैंप में जा रही हूँ और मुझे आने में करीबन 10-12 दिन का वक्त लगेगा। इस तरीके का मैसेज वो अपने सीनियर यानी अपने डीसीपी को करती हैं और डीसीपी भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हो सकता है कि वो जा रही हैं और उन्होंने जो भी प्रॉपर परमिशन है या जो एप्लीकेशन है वो ऑफिस में दी होगी। लेकिन मैसेज आ गया तो उनको यकीन हो गया कि ये शायद उत्तर प्रदेश में किसी कैंप में भाग लेने गई हैं। अब बात है अप्रैल की। अप्रैल गुजर जाता है, मई गुजर जाता है, जून जब आता है तो मुंबई पुलिस का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से एक फ़ोन जाता है। ये जो अश्वनी है इनके पिता जो कोल्हापुर में रहते हैं, और वो फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि करीबन 2 महीने से आपकी जो बेटी है वो ड्यूटी पे आ नहीं रही, और क्या वो कोल्हापुर आई हैं, क्योंकि वो जब अपने फ्लैट से निकली थी, घर से निकली थी, तो वो यही कह के गई थी कि वो अपने माता पिता के पास जा रही हैं। तो ये जब उन्होंने सुना तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि कैसे 2 महीने से उनकी बेटी गायब है और कहाँ गई है, क्योंकि उनके पास तो आई नहीं। तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी से कोई बातचीत हुई नहीं है और 2 महीने गुजर गए हैं, उस दौरान भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि शायद वो किसी ज़रूरी काम से मुंबई से या महाराष्ट्र से बाहर गई है, और कुछ बताया भी यही गया था उनको कि वो किसी रेड के सिलसिले में उत्तर प्रदेश जा रही है। तो जब ये बात पिता को मालूम चली तो उनको काफ़ी घबराहट हुई, और उन्होंने जो उनका बेटा है यानी अश्वनी का जो भाई है उसको फ़ोन किया। वो चेन्नई में काम करता है और उसको बताया कि इस तरीके से फ़ोन आया था। तो जो बेटा है वो बोलता है कि हो सकता है कि वो किसी ज़रूरी काम से किसी रेड में या किसी सीक्रेट मिशन पे वो गई हो, तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, और ज़्यादा दिन होते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर जून के लास्ट में फिर फ़ोन आया। जो लैंडलॉर्ड था जिस फ्लैट में अश्वनी रहती थी उसके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, और उसने बताया कि आपकी बेटी ने करीबन 2-3 महीने का किराया नहीं दिया है और 2-3 महीने से फ्लैट पे आ भी नहीं रही। तो जब ये दूसरी बार ये चीज़ सामने आई तो फिर पिता को लगा कि अब तो कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने जो बेटा था उससे बात करी और उसको बोला कि तुम यहाँ पे चेन्नई से मुंबई आओ और एक एफआईआर दर्ज कराओ। तो ये जुलाई 2016 में 17 जुलाई 2016 में अश्वनी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करी गई, और उसके बाद जो तफ्तीश थी वो शुरू हुई। और ये तफ्तीश जब शुरू हुई तो अश्वनी की जो सीडीआर्स थी वो निकाली गई, और उस सीडीआर में आया कि उनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो भयंदर इलाके की थी, और जो लास्ट कुछ लोग थे उनसे बात करने वाले, उनमें से
एक इंस्पेक्टर है मुंबई पुलिस का जिसका नाम है अभय। वो लास्ट शख्स था जिससे अश्वनी की बात हुई थी। अब अश्वनी और अभय के बीच में एक केमिस्ट्री थी जिसके लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये जो अश्वनी है ये 2005 में इनकी शादी जो है राजू गोरे नाम के एक शख्स से हो गई थी और तब तक ये पुलिस में नहीं थी। इसके करीबन 2 साल बाद 2007 में इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी और जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू ये आई और इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी। उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग थी वो पुणे में रही और पुणे के बाद सांगली में रही। सांगली में 2012 में जो अश्वनी है उसकी मुलाकात अभय से हुई और दोनों के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ी और प्यार हो गया और काफ़ी इंटीमेसी हो गई। तो ये शक जो था वो पुलिस वालों का था कि अभय और अश्वनी के बीच में इतने नज़दीकी रिश्ते हैं तो हो सकता है कि अश्वनी की गुमशुदगी के बीच में पीछे अभय का हाथ हो। लेकिन जब अभय से बात करी तो उसने बोला है कि हम लोग के बीच में ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं है और हम एज अ दोस्त या एज अ कुलीग जो हम लोग आपस में पुलिस में इस वजह से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और मिलते जुलते हैं, वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। अब एक तो जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थी मुंबई पुलिस की वो गायब थी, दूसरी बात जिस पे शक था वो भी पुलिस वाला था। तो ऐसे में पुलिस को बड़ा संभल के जो कदम थे वो बढ़ाने थे। तो पुलिस ने इस मामले की जांच एक एसीपी जिनका नाम संगीता सावंत है, संगीता शिंदे अल्फांसो उनके हवाले की गई। तो सबसे पहले संगीता ने जांच करनी शुरू करी और जो पति था राजू गोरे उससे बातचीत करी। तो जब राजू गोरे से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी की गुमशुदगी के पीछे किसका राहत हो सकता है, तो उसने साफ सुथरा बताया कि ये जो अभय है इसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर 2014 में ही ये जो अश्वनी थी उसने अपने पति राजू गोरे को बोल दिया था कि मैं आने वाले टाइम में ये जो अभय कुरुंदकर है इससे शादी करूंगी और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तब उनकी शायद 5 साल की एक बेटी भी थी। तो उसके बाद से ये जो अश्वनी थी वो अलग रहने लगी थी। इसका ट्रांसफ़र जो था इनका वो मुंबई में हो गया था और ये वहीं पे फ्लैट लेके रहती थी। तो पहला जो सस्पेक्ट था और इसके अलावा और भी पूछताछ करी जो एसीपी थी इस मामले में, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, लेकिन और कोई इस तरीके की सुराग नहीं मिल रहा था या और इस तरीके की लाइन नहीं मिली थी जिस पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। केवल और केवल पूरा जो अश्वनी की गुमशुदगी का जो लाइन थी या इन्वेस्टिगेशन की लाइन वो अभय कुरुंदकर तक ही पहुंच रही थी। तो ऐसे में जो ये एसीपी थी संगीता, इन्होंने उस दिन से शुरू किया यानी 11 अप्रैल 2016 और उस वॉचमैन से शुरू किया कि जिससे संगीता की आखिरी बार मुलाकात हुई थी, अश्वनी की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने जब वॉचमैन के बयान लिए और साथ में ही जो अभय जो पुलिस इंस्पेक्टर है अभय उसकी भी फ़ोटो इन लोगों ने दिखाई उस वॉचमैन को, तो वॉचमैन ने उसको तुरंत पहचान लिया और उसने बताया कि ये साहब जो थे ये अक्सर मैडम के पास आते थे और रात में आते थे या दिन में भी आते थे और सुबह अक्सर ये चले जाया करते थे। यानी उससे ये भी पूछा गया कि कब से इनका आना जाना शुरू हुआ है, तो उसने ये भी बताया कि जब से मैडम ने यहाँ पर रहना शुरू किया तब से ये जो है ये आते थे और जाते थे, आना जाना लगा ही रहता था। इससे ये भी पूछा गया कि क्या 11 अप्रैल 2016 को जब मैडम घर से गई थी तो ये साथ में थे, तो उसने बोला कि नहीं उस दिन तो मैंने इनको साथ में नहीं देखा था, लेकिन हाँ उसके पहले आते जाते रहते थे। अब पुलिस ने तय किया कि जो फ्लैट है उसका दरवाज़ा तोड़ा जाए और जो भी तलाशी है वो तलाशी ली जाए उसकी। तो पुलिस ने उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा और पुलिस को वहाँ पे कई सारे जो कार्ड्स थे, आश्रमों के कार्ड्स जहाँ पे विपाशना वगैरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, उस तरीके के कार्ड्स मिले। वो उत्तर प्रदेश के भी कार्ड थे, वो मध्य प्रदेश के भी कार्ड थे और काफ़ी जगहों के कार्ड्स थे। तो पुलिस ने सारे जितने भी ये कार्ड्स मिले थे
इन सारे आश्रमों में पुलिस ने संपर्क किया और पता किया कि यहाँ पे कोई अश्वनी बिद्रे नाम की महिला जो है वो कैंप में शामिल होने आई है। तो सबने मना किया कि यहाँ पे कोई इस तरीके की महिला कैंप में शामिल होने नहीं आई। तो एक जो डीसीपी को मैसेज आया था जिसमें अश्वनी ने बोला था कि वो एक कैंप में भाग लेने जा रही है, तो ये पूरी एक तरीके से नकारा जा चुका था। केवल यही नहीं कि फ़ोन किया था, कई बार कई टीमें फिजिकली भी ऐसे जगहों पे गई थी यहाँ पे अश्वनी का होना हो सकता है। तो लेकिन वहाँ पे भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को घर के अंदर से ही कई जो अश्वनी थी उनका लैपटॉप मिला, और इसके अलावा घर के अंदर उन्हें एक टेडी बियर मिला, और उस टेडी बियर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो पुलिस ने ये भी अपने कब्जे में लिया, और जब पुलिस ने ये जो लैपटॉप था उसको खोल के देखा तो उसमें अभय और अश्वनी की काफ़ी जो इंटीमेट फ़ोटोज़ थी वो उनको मिली, और जो टेडी बियर जो सीसीटीवी लगाया हुआ था उसमें जो चिप थी उसको इन लोगों ने रिट्रीव किया। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये जो अभय और अश्वनी है ये अक्सर उस फ्लैट में रहते थे, और इस दौरान अभय ने कई बार जो अश्वनी थी उसके साथ कई बार उसने मारपीट करी। तो ये सारी जो तस्वीरें थी वो जो गुपचुप तरीके से सीसीटीवी लगाया हुआ था टेडी बियर में वो उसमें रिकॉर्डेड थी, और पुलिस ने ये के पास सबूत थे कि जिस तरीके से अभय पहले मना कर रहा था कि मेरा जो कोई रिलेशन था वो एज अ कोलीग था, कोई इंटीमेसी नहीं थी उसके साथ, मिलना जुलना ऐसे ही होता था। लेकिन जब पुलिस ने ये सारे सबूत अभय के सामने रखे तो अभय जो था वो सकपका गया, और उसने फिर ये कबूल किया कि हाँ मेरे इसके साथ अच्छे इंटीमेट रिलेशंस थे, लेकिन इसका गायब होने में मेरा कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये गायब हुई थी उस दिन भी बस मुझे यही बताया था कि वो उत्तर प्रदेश जा रही है किसी कैंप में, किसी शिविर में भाग लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस थी और वो उस फ्लैट की आ रही थी जिस फ्लैट में ये जो अभय रहता था, और ये फ्लैट था भयंदर इलाके में। और जांच करी गई अश्वनी के मोबाइल की तो ये उसमें आया कि 8:10 तक वो जो मोबाइल था वो एक्टिव था रात में, और उसके बाद वो स्विच ऑफ हो गया, और स्विच ऑफ होने के बाद वो अगली सुबह फिर से स्विच ऑन हुआ, और वो लगातार जो मोबाइल था उससे 2 दिन तक मैसेज भेजे गए, और 2 दिन बाद ये मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। अब मैसेज जो थे उसमें भी पुलिस ने देखा कि किस तरीके के मैसेज भेजे गए थे। तो पुलिस ने उन मैसेजेस की जांच की जो उसके अश्वनी के फ़ोन से आए थे। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे, जैसे जो मैसेज अश्वनी के फ़ोन से किए गए थे उसमें YOU को केवल यू लिखा गया था, YOU को वाई लिखा गया था, जबकि अश्वनी के जो मैसेजेस थे उसके हिसाब से अगर अश्वनी YOU को यू नहीं लिखती थी, केवल यू लिखती थी। तो इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो थी, और जो केवल मैसेज किए गए थे उस तरीके के मैसेज जो था वो अभय अक्सर लोगों को किया गया था, यानी जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल है उस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल अभय किया करता था। तो एक पुलिस के पास सुराग ये था। पुलिस ने अब जो अभय था उसका फ्लैट उस पर रेड करी, और वहाँ पे भी सारी फॉरेंसिक की जो टीम थी उसको बुलाया और काफ़ी जांच करी, लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, यानी फॉरेंसिक के नाम पे भी कुछ नहीं मिला, और इसके अलावा और भी कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिससे साबित किया जा सके कि ये अश्वनी की जो गुमशुदगी है उसके पीछे अभय का हाथ है। तो अब पुलिस को इस्टेब्लिश ये करना था कि 11 अप्रैल को अश्वनी और अभय की मुलाकात हुई, और उसके बाद इसी मुलाकात के बाद अभय जो था वो गायब हो गया। अब पुलिस ने जो अश्वनी जो थी वो गायब हो गई, माफ़ कीजिएगा इतना कन्फ्यूज़न है अश्वनी अभय और इन दोनों में। तो
अब पुलिस ने अभय की जो सीडीआर थी वो निकाली, और अभय की सीडीआर निकालने के बाद इन्होंने 11 अप्रैल को अभय की सीडीआर में चेक किया कि इसने किस किस को फ़ोन किया था। तो मालूम चला कि 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में ये एक महाराष्ट्र के बीजेपी के मंत्री थे, उनके भतीजे को इसने 4-5 बार कॉल किया था, और उसी से मिलने के लिए चर्च गेट इलाके में भी गया था। 11 अप्रैल को उसने ये फ़ोन किया था। जब उससे पूछा गया कि क्यों, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इतनी रात को तुमने फ़ोन किया था, तो उसने बोला कि मुझे ऐसे ही मिलना था, इस वजह से मैं उससे मिलने के लिए गया हुआ था, और ऐसे ही कोई मीटिंग थी हम लोगों की, और मीटिंग की वजह से मैं गया था। पुलिस ने जो राजेश पाटिल है जिसका नाम, उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि क्या बात हुई थी उस रात को। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग थी, हम दोनों क्योंकि एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं तो हम लोग ऐसे ही मिले थे एक दूसरे से। अगले दिन 12 तारीख को सुबह अभय का एक फ़ोन गया था उसका एक पुराने दोस्त को जो पुणे में रहता था, और उससे भी उसकी काफ़ी बातचीत हुई थी। और इसके अलावा वो जो पुणे वाला इसका दोस्त था, उसकी भी लोकेशन मुंबई की आ रही थी बाद में। तो उससे भी पूछताछ की गई, तो उसने भी बोला कि ऐसे ही मेरी और अभय की बचपन की दोस्ती है, तो हम लोग अक्सर ऐसे बात किया करते थे, और उस दिन भी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, ये मेरे को फ़ोन करता रहता था, तो ऐसे ही उस दिन भी मेरी इससे बात हुई थी। अब पुलिस ने जब अभय के मोबाइल की लोकेशन देखी, तो उसने ये देखा कि 12 अप्रैल को अभय कई बार अपनी गाड़ी लेके, जो भयंदर का क्रीक इलाका है जहाँ पे वेजिटेशन भी है और समुद्र का पानी भी है, जंगल भी है और पानी भी है, जो क्रीक वाला इलाका होता है, वहाँ पे उसका कई बार आना जाना हुआ है। तो पुलिस की एक टीम वहाँ पे जो मछुआरे थे उनके पास पहुँची, और उनसे भी पूछताछ करी कि क्या ऐसा 11 अप्रैल 2016 या 12 अप्रैल 2016 को क्या तुमने इस साहब को यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे आए थे। तो एक दो मछुआरों ने बोला कि हाँ, हम लोगों ने देखा था, और हमने पूछा भी थी क्योंकि ये कुछ वहाँ पे खोजबीन कर रहे थे, तो हम लोगों ने पूछा भी था कि आखिर क्या हो गया कि आप लोग क्यों आए हो। तो उसने बताया था कि मैं पुलिस से हूँ, और ये भी बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल है, उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है, और मैं उसकी लाश को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये भी साबित हो गया कि अभय कई बार उस क्रीक एरिया में गया था। उसके मोबाइल टावर की लोकेशन भी बता रही थी ये, और इसके अलावा जो गवाह थे वो भी बता रहे थे। लेकिन जो अश्वनी थी उसकी जो बॉडी है, क्योंकि अश्वनी का जो पूर्व पति था राजू गोरे, वो तो बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहा था अभय के ऊपर कि उसी ने मर्डर किया है, और उसी ने मर्डर करने के बाद जो बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं था, ना फॉरेंसिक एविडेंस था, ना उस अगर बॉडी मिलती तो कम से कम बॉडी का डीएनए कुछ भी मिलता, इतना फ्लैट से कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा था पुलिस को। केवल और केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जो इशारा कर रहे थे कि अश्वनी की गुमशुदगी के पीछे अभय का हाथ है। तो ऐसे में पुलिस ने जो अभय का एक दोस्त था जो पुणे वाला, उसको उसके आसपास फंदा कसना शुरू किया, और पुलिस ने कोशिश करी कि इसको किसी तरीके से सरकारी अपने पाले में लिया जाए और इसको सरकारी गवाह बनाया जाए। और ये पुलिस की जो कोशिश थी वो रंग लाई, और उसने पुलिस को ये बताया कि 12 अप्रैल की सुबह अभय का फ़ोन उसके पास आया था, और उसने ये बताया था कि मैंने कल रात जो अश्वनी है उसका कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उसको 3 या 4 हिस्सों में बांटा। 3 या 4 हिस्सों में बांटने की वजह यह थी कि क्योंकि ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट से था, और इसको ये मालूम भी था कि कितना वेट होना चाहिए बॉडी के किसी पार्ट का कि वो अगर फेंका जाए पानी के अंदर तो वो ऊपर ना आए। तो उसने बताया कि इसने काफ़ी बड़े बड़े हिस्से बॉडी के किए थे, ताकि अगर बॉडी फेंक भी दी जाए तो वो नीचे चली जाए और फिर कभी ऊपर वापस ना आए।
तो ये कहानी उसने बताई। और हालांकि जब अभय से ये पूछा गया कि इस तरीके की चीज़ें हुई, हाँ उसने ये भी बताया कि इसने जो अश्वनी के बॉडी को काटने के बाद कई वक्त तक, कई घंटों तक एक इसके यहाँ पे फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र, उसमें रखा था। अब पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन पे जो डीप फ्रीज़र था उसके घर में, अभय के घर में, वहाँ पे भी इन लोगों ने छापेमारी करी और उस डीप फ्रीज़र को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। लेकिन उस डीप फ्रीज़र से भी एक भी जो सैंपल था डीएनए का वो नहीं मिला। यानी जो अभय था उसने बड़ी चालाकी से, क्योंकि वो खुद डिपार्टमेंट में है तो उसके सारे जो चालबाजियां हैं वो सारी मालूम थी कि किस तरीके से फॉरेंसिक की टीम जांच करती है एविडेंस जुटाने के लिए। तो उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस इस पे उसे गिरफ्तार कर सके। लेकिन जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग गया, एक तरफ तो फैमिली थी, उसने भी महाराष्ट्र के तब के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कांटेक्ट किया। इसके अलावा वो लोग बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे और लगातार जो प्रेशर था मुंबई पुलिस पे वो बढ़ता जा रहा था कि वो अभय को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आखिरकार पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया और अभय के साथ ही उसका जो एक ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार किया। और इसके अलावा जो अभय का दोस्त था, जो एक महाराष्ट्र के मंत्री का भतीजा था, उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया। और अभी तक अभय कुरुंदकर वो तो जेल के अंदर ही है, जबकि उसका ड्राइवर भी जेल के अंदर है। लेकिन जो राजेश पाटिल और एक दूसरा ये जो शख्स था जिसे पुलिस ने, पुणे वाला जो उसका दोस्त था जिसको पुलिस ने अपना गवाह बनाया था, ये दोनों अभी जेल के बाहर हैं और अभी फ़िलहाल इस केस में अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने काफ़ी एडवांस तरीके से, जो मैरिट टाइम एजेंसियां होती हैं जो पानी के अंदर जाके चीज़ों की जांच करती हैं, जो सबूत ढूंढती हैं, तो बहुत एडवांस टेक्निक से इन लोगों ने, मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच करवाई ताकि कुछ उस इलाके से मिल सके अश्वनी के रिमेन्स, ताकि ये स्थापित किया जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके कि इस पूरे अश्वनी की गुमशुदगी के पीछे अभय का हाथ है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर बॉडी मिल जाए तो बॉडी से डीएनए लेके उसको जोड़ा जाए किसी तरीके से। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के काफ़ी जो प्रयास हैं, उनके प्रयास के बावजूद भी ये केस में अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे डायरेक्टली जो अभय कुरुंदकर जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ हो। तो इस मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट के अंदर जारी है। और जो इस मामले की इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थी संगीता शिंदे अल्फांसो, वो अभी भी इस केस को परस्यू कर रही हैं। और अभी भी जो फैमिली है उसको उम्मीद है कि इस मामले में उनको इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन कोर्ट के सामने सबूत बहुत कम है और जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक जो भी आरोपी है उसको सज़ा मिल पाना बहुत मुश्किल बात है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे आरुषि का केस था उसमें भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो थे, लेकिन कोई फॉरेंसिक का ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था। इस मामले में भी कोई ऐसा चश्मदीद नहीं है जिसने बॉडी पार्ट्स को ले जाते हुए देखा हो या डंप करते हुए देखा हो या फिर मारते हुए देखा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केस को कमज़ोर कर रही हैं। लेकिन अभी भी इस मामले में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि कोई और सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे ताकि जो अभय कुरुंदकर जो अभी जेल के अंदर बंद है उसको सज़ा दिलवाई जा सके। तो आज के लिए इतना ही और फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।